छोटे से गांव में गौरी नाम की एक विधवा अपनी 15 वर्षीय पुत्री राधा के साथ रहा करती थी। गौरी बहुत ही गरीब थी। घर में कई कई दिन ऐसे बीत जाते थे जब चूल्हा नहीं जलता था। उस दिन भी गौरी काफी देर से अपनी रसोई में उदास बैठी हुई थी। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तुम काफी देर से रसोई घर में बैठी हुई हो। क्या अभी तक भोजन तैयार नहीं हुआ? राधा की बात सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ गए। गौरी बेटा, रसोई में कुछ है ही नहीं। मैं भोजन कैसे बनाऊं? तो क्या माँ, आज भी हमें भूखा ही सोना पड़ेगा? ये कहते ही राधा की आंखों में आंसू आ गए। गौरी फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और अपनी बेटी की ओर देखा। एक काम कर, हमारे पड़ोसी कौशल्या के घर चली जा और उनसे थोड़ा सा अनाज उधार ले आ। कह देना, जब मुझे मजदूरी मिलेगी तब मैं उनका अनाज वापस लौटा दूंगी। राधा चुपचाप घर से बाहर निकल गई। कौशल्या की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। उसका पति एक किसान था। कौशल्या अपने घर पर बैठी हुई अपनी पुत्री चित्रलेखा को खाना खिला रही थी, जो राधा की ही हम उम्र थी। अरे, तुमसे कितनी बार कहा है कि भोजन के समय हमारे घर मत आया करो। माँ ने थोड़ा सा अनाज उधार मंगवाया है। उन्होंने कहा है कि जब उन्हें मजदूरी मिलेगी तो वो अनाज वापस लौटा देगी। ये सुनकर कौशल्या क्रोधित हो गई। माँ, इसे अनाज बिल्कुल मत दीजिएगा। अगर आज आपने ये अनाज दे दिया ना, तो इसे भीख मांगने की आदत पड़ जाएगी। वैसे भी ये और इसकी माँ हर तीसरे और चौथे दिन हमारे घर का कुछ न कुछ मांगने तो आ ही जाती है। राधा की आंखों में आंसू आ गए। जवाब मिल गया ना, अब दफा हो जाओ और यहाँ पे कभी मत आना। राधा रोती हुई वहाँ से लौट आई। राधा ने सारी घटना अपनी माँ को बता दी। ये सुनकर गौरी फूट फूट कर रोने लगी। अगर कौशल्या को अनाज नहीं देना था तो मना कर देती। इस तरह तुम्हें अपमानित करने की क्या उसे जरूरत थी? तभी वहाँ गौरी की दूसरी पड़ोसी गंगा ताई आ गई, जिनके हाथ में थोड़े से चावल थे। ये लो गौरी, तुम ये थोड़े से चावल रख लो। मुझे सब पता है कि आज तुम्हारी रसोई में पकाने को कुछ भी नहीं है। मैंने ये देखा कि राधा कौशल्या के घर अनाज मांगने गई थी और कौशल्या ने, उसकी बेटी ने उसे किस तरह अपमानित किया। वहाँ मत जाया करो। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे घर आ जाया करो। गंगा ताई की बात सुनकर गौरी और ज्यादा रोने लगी। रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर गंगा ताई वहाँ से चली गई। गौरी ने चावल संभालते हुए राधा से कहा, एक काम कर, चावल को थोड़ी देर धूप में सूखने के लिए रख दे, फिर मैं तेरे लिए दाल चावल बना दूंगी। राधा ने चावल को थाली में सजाकर धूप में रख दिए और उसके सामने बैठ गई। तभी अचानक एक कौवा उड़ता हुआ आ गया और थाली में से चावल मजे से खाने लगा। भाग यहाँ से, भाग, मेरे चावल मत खा। कौवा उड़कर फिर राधा के पास आ गया और दोबारा थाली में चावल खाने लगा। राधा ने बहुत भगाने का प्रयास किया, लेकिन कौवा उड़ा ही नहीं। हार कर राधा रोने लगी। तुमने मेरे चावल खाकर ठीक नहीं किया। हम बहुत गरीब लोग हैं। ये चावल भी पड़ोस की ताई हमें देकर गई थी। माँ अगर देख लेगी तो बहुत नाराज हो जाएगी। मैंने और माँ ने पिछले 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। ये सुनकर कौवा चौंक गया और चावल खाना रोक दिया। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे जो थोड़े से चावल खाए हैं उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत अच्छी कीमत दूंगा। अगर कीमत लेनी हो तो कनिष्क जंगल में एक लाल वृक्ष के पास आ जाना। उस लाल वृक्ष पर मेरा वास है। कौवे के मुंह से मनुष्य की भाषा सुनकर राधा चौंक गई। तुम तो कौवे हो, फिर मनुष्य की भाषा कैसे बोल लेते हो? समझ लो, मैं मायावी कौवा हूँ। चावलों की कीमत अगर लेनी है
तो जो पता मैंने बताया है वहाँ आ जाना। इतना कहकर कौवा उड़ते हुए वहाँ से चला गया। राधा मासूमियत से बचे हुए चावल उठाकर अपने घर के अंदर चली गई और अपनी माँ को दे दिए। चावल की मात्रा कम देखकर गौरी चौंक गई। ये चावल कम कैसे हो गए? राधा ने मासूमियत से सारी घटना अपनी माँ को बता दी। ये सुनते ही गौरी क्रोधित हो गई। झूठ बोल रही है। योकेनी कहती कि तुम चावल धूप में सूखने के लिए रख दिए होंगे और खेल में लग गई होगी। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बात पर विश्वास कीजिए। वो कौवा मनुष्य की आवाज में ही बात कर रहा था। कितनी मुश्किल से ये चावल हमारे नसीब में आए थे। तूने इनकी बिल्कुल भी देखभाल नहीं की। अब इतने से चावल बचे हैं, इन्हें कौन खाएगा? ना तेरा पेट भरेगा ना मेरा। गंगाताई दौड़ती हुई वहां आ गई। अरे ये क्या कर रही हो? गौरी ने सारी घटना गंगाताई को बता दी। अब आप ही बताओ गंगाताई, आपने हम पर तरस खाकर जो चावल दिए थे, मैंने उन्हें धूप में सूखने के लिए इसे दिए थे, लेकिन ये जरूर खेल में लग गई होगी और सारे चावल कौवा खा गया। ऊपर से कह रही है कि कौवा इससे मनुष्य की भाषा में बात कर रहा था और चावलों की कीमत देने की बात कर रहा था। एक तो काम ठीक से नहीं किया और ऊपर से झूठ भी बोल रही है। तुम चिंता क्यों करती हो? मैं थोड़े से और चावल ले आती हूँ, तुम वो बना लेना। गंगाताई वहां से चली गई। कुछ देर बाद वो बहुत सारे चावल लेकर लौटी और गौरी को दे दिए। राधा फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद गौरी ने चावल बना लिए और राधा के सामने रख दिए। मुझे नहीं खाना माँ। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने राधा को अपने गले से लगा लिया। मैंने तुझे कितनी बेदर्दी से पीटा, मुझे माफ कर दे बेटी। मैं भूल गई थी कि अभी तेरी उम्र ही कितनी है। तेरी उम्र के बच्चे अच्छे वस्त्र पहनते हैं और महंगे खिलौने से खेलते हैं, और तुझे तो 2-2 दिन भूखा रहना पड़ता है। तुझ पर क्या बीत रही होगी ये मैं समझ सकती हूँ। अपनी माँ को रोता देख राधा भी रोने लगी और उसे चुप कराने लगी। कुछ देर बाद दोनों माँ बेटी ने खाना खाया और लेट गई। गौरी गहरी नींद में सो गई, लेकिन राधा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। आधी रात के समय राधा उठी और चुपचाप घर से बाहर निकल गई। उसने अपना रुख जंगल की ओर कर लिया। कुछ देर बाद राधा घने जंगल में थी। चारों ओर सन्नाटा था। पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही थी। दूर दूर तक अजीब सी आवाजें गूंज रही थी। राधा को डर लगने लगा, लेकिन उसने खुद से कहा, नहीं, कौवे ने कहा था कि वो खाए हुए चावलों की कीमत देगा। माँ मुझे झूठा समझ रही है। मैं बिना कीमत लिए वापस नहीं जाऊंगी। राधा ने फिर से अपने कदम आगे बढ़ा लिए। कुछ देर बाद राधा कनिष्क जंगल में प्रवेश कर गई। चांदनी रात में उसे एक लाल रंग का विशाल वृक्ष दिखाई दिया। राधा लाल वृक्ष के नजदीक पहुंच गई। अगले ही पल कौवा उड़ता हुआ राधा के सामने आ बैठा। तुम तो वास्तव में मेरे घर तक आ गई। मुझे आना ही था। जब मैंने सारी बात माँ को बताई तो उन्होंने मुझे झूठा समझा। तुम नहीं जानते कि हम कितने गरीब हैं। क्या तुम्हें पेड़ पर चढ़ना आता है? हाँ आता है। कौवे ने अपनी दृष्टि से ऊपर की ओर संकेत किया। देखो मेरे पेड़ के ऊपर, क्या तुम्हें वहाँ कोई छोटी सी झोपड़ी नजर आ रही है? राधा ने ऊपर देखा। लाल वृक्ष के ऊपर सचमुच एक छोटी सी झोपड़ी थी। हाँ नजर आ रही है। वही मेरा महल है। ये सुनकर राधा चौंक गई। वहाँ तो सिर्फ झोपड़ी है, महल कैसे हो सकता है? कौवा उड़कर झोपड़ी के अंदर चला गया। झोपड़ी के अंदर आ जाओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। आओ। राधा को पेड़ पर चढ़ना आता था। वो सावधानी से पेड़ पर चढ़ गई। जैसे ही राधा ने झोपड़ी के अंदर प्रवेश किया, अगले ही पल रंगी बिरंगी रोशनी फैल गई। राधा ने स्वयं को एक भव्य और सुंदर महल के अंदर खड़ा पाया।
ये क्या? झोपड़ी के अंदर महल? कौवा पहले से वहाँ मौजूद था। तुम्हें क्या लगा था? क्या मैं तुमसे झूठ बोल रहा था? मैंने कहा ना, ये मेरा महल है। राधा आश्चर्य से उस सुंदर महल को देखने लगी। चारों ओर चमक, रोशनी और अद्भुत भव्यता फैली हुई थी। आओ, मैं तुम्हें अपना महल दिखाता हूँ, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। आओ। कौवा महल के एक एक कक्ष को राधा को दिखाने लगा। राधा ने देखा कि महल का हर कक्ष सोने का बना हुआ था। हर कमरे में बड़े ही कीमती वस्त्र सजे हुए थे, जैसे किसी राजा के खजाने का हो। कुछ देर बाद कौवा राधा को एक ऐसे कक्ष में ले गया जहाँ से अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू उठ रही थी। राधा के मुंह में पानी आ गया। ये सारे स्वादिष्ट व्यंजन मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाए हैं। जितना मन करे उतना खा सकती हो, खा लो। राधा ललचाई हुई नजरों से व्यंजनों को देखने लगी। वो खाने ही वाली थी कि अचानक रुक गई। कहीं ये मेरे चावलों की कीमत तो नहीं है? कौवा हंसने लगा। नहीं राधा, ये तो मेरी मेहमान नवाजी है। तुम्हारे चावलों की कीमत तुम्हें अलग से मिलेगी। तुम निश्चिंत होकर खा सकती हो। पेट भर के, मन भर के खाओ। राधा बड़े ही शौक से स्वादिष्ट व्यंजन खाने लगी। सच तो ये था कि राधा ने अपने जीवन में पहली बार इतना अच्छा भोजन किया था। कुछ देर बाद उसका पेट भर गया। बस, मेरा पेट भर गया। चलो, अब आओ, मेरे साथ आओ। कौवा राधा को एक दूसरे कक्ष में ले गया। वहाँ 3 बक्से रखे हुए थे। ये रही तुम्हारे चावलों की कीमत। तुम इनमें से कोई भी एक बक्सा चुन सकती हो। राधा ने ध्यान से देखा। एक बक्सा बहुत बड़ा था और सोने का बना हुआ था। दूसरा बक्सा उससे थोड़ा छोटा था और चांदी का था। तीसरा बक्सा सबसे छोटा था, जो तांबे का बना हुआ था। राधा चुपचाप आगे बढ़ी और तीसरे तांबे के बक्से को उठा लिया। मेरी थाली में चावल बहुत कम थे। तुमने उसमें से थोड़े से ही चावल खाए थे और फिर भी कुछ चावल बचे हुए थे। चावलों की मात्रा के हिसाब से मैं ये छोटा बक्सा ले रही हूँ। क्या मतलब? हमारे चावल ज्यादा नहीं थे, इसीलिए मैं उनका मूल्य भी ज्यादा नहीं लूंगी। ये छोटा सा तांबे का बक्सा मेरे लिए काफी है। कौवा असमंजस में पड़ गया। तुम्हारे सामने इतने कीमती बक्से रखे हैं। ये सोने का बक्सा है, ये चांदी का बक्सा है। जाहिर है इनमें कितनी मूल्यवान वस्तुएं होंगी, और तुमने एक छोटा सा तांबे का बक्सा चुना है। मेरे चावल की कीमत के हिसाब से ही चुना है। इतना कहकर राधा ने तांबे का छोटा सा बक्सा उठाया, कौवे से विदा ली और महल से बाहर आ गई। राधा वृक्ष से नीचे उतरी और खुशी खुशी अपने घर की ओर दौड़ पड़ी। घर पर गौरी की नींद खुल चुकी थी। वो बैठी हुई रो रही थी। जैसे ही उसकी नजर राधा पर पड़ी, वो फूट फूट कर रोने लगी। राधा, तू कहाँ चली गई थी? मेरी रात में आँख खुली तो तू घर पे नहीं थी। पता है मेरे मन में कितने बुरे ख्याल आ रहे थे। राधा ने पूरी घटना अपनी माँ को बता दी। माँ, ये देखो, तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही थी ना? मैं कनिष्क जंगल गई थी। वहाँ एक लाल वृक्ष है। वही कौवा उस वृक्ष पर रहता है। उस वृक्ष के ऊपर उसका बहुत सुंदर महल है। उसने मुझे स्वादिष्ट भोजन खिलाया और चावलों की कीमत भी दी। इतना कहकर राधा ने तांबे का वो छोटा सा बक्सा गौरी के सामने रख दिया। गौरी आश्चर्य से राधा को देखने लगी। जैसे ही उसने बक्सा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बक्सा कीमती हीरो से भरा हुआ था। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने राधा को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, और तू सच बोल रही थी। उस कौवे ने जरूर कोई माया धारण की हुई थी। कोई बात नहीं माँ। माँ जब बच्चों को मारती है तो वो भी बच्चों के लिए आशीर्वाद ही होता है। लेकिन देखो, इसमें तो हीरे हैं।
अब हम धनवान बन गए ना? हाँ मेरी बेटी, अब हम धनवान बन चुके हैं। कुछ ही दिनों में गौरी गांव की सबसे धनवान स्त्री बन गई। उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह अब एक आलीशान हवेली खड़ी थी। घर में नौकर चाकर थे। गौरी ने गांव की अधिकांश उपजाऊ जमीन खरीद ली थी। उसके पास अपार संपत्ति हो गई थी। राधा अब राजकुमारी की तरह जीवन व्यतीत करने लगी थी। गौरी का समय पूरी तरह बदल चुका था। ये बदलाव गौरी की पड़ोसी कौशल्या को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो अंदर ही अंदर ईर्ष्या करने लग गई थी। कुछ समय पहले तक तो ये गौरी और उसकी बेटी भीख मांगने वालों की तरह हमारे दरवाजे पर खड़ी रहती थी, और आज देखो इनका समय अचानक कैसे बदल गया। हाँ, टूटी झोपड़ी की जगह आलीशान हवेली, नौकर चाकर और गांव की ज्यादातर उपजाऊ जमीन भी अब इसी की है। एक तरह से गौरी इस गांव की जमींदार बन गई है। जो लोग पहले गौरी को तरफ देखते भी नहीं थे, ना ही उसे पसंद करते थे, अब वही लोग उससे सम्मान से बात करते हैं। तभी वहाँ कौशल्या की पुत्री चित्रलेखा आ गई। माँ, इस तरह गुस्सा करने और खुद से बात करने से कुछ भी नहीं होगा। मुझे लगता है आपको गौरी के पास जाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि आखिर उसके पास इतना धन कहाँ से आया। और तुझे क्या लगता है वो इतनी आसानी से बता देगी? चित्रलेखा, जो बहुत चतुर थी, मुस्कुराई। माँ, गौरी के पास भले ही बहुत धन आ गया हो, लेकिन आज भी वो बहुत ही सीधी सादी है। उसके अंदर चतुराई नहीं है। ये सुनकर कौशल्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शायद तू सही कह रही है। अपने पिता को आने दे, कल मैं तेरे पिता के साथ गौरी के घर जाऊंगी। अगले दिन कौशल्या अपने पति सुखदेव के साथ गौरी की हवेली में चली गई। मेरी हवेली में आपका स्वागत है। गौरी ने उन दोनों के सामने बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन रखे और पूरे मन से उनकी खातिरदारी की। गौरी, एक बात पूछो, तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? कुछ समय पहले तुम बहुत परेशान थी। तुम्हारे पास तो खाने तक के पैसे नहीं थे, फिर अचानक इतना धन कहाँ से आ गया? गौरी हल्की सी मुस्कुराई। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, ये सब उस मायावी कौवे की वजह से हुआ है। ये सुनते ही कौशल्या और सुखदेव दोनों चौंक गए। मायावी कौवा? मैं समझा नहीं। गौरी ने शुरू से लेकर अंत तक पूरी घटना उन्हें सुना दी। सारी घटना सुनने के बाद कौशल्या और सुखदेव आश्चर्य से भरे हुए गौरी की हवेली से निकल आए और अपने घर पहुंच गए। मुझे लगता है वो झूठ बोल रही है। नहीं, सारा गांव जानता है कि गौरी झूठ नहीं बोलती। अरे तो फिर उस कौवे को हम तलाशेंगे कहाँ? कौशल्या गहरी सोच में डूब गई। कुछ पल बाद उसकी आंखों में चमक आ गई। वो कौवा जरूर कोई मायावी कौवा होगा जो शायद गरीब लोगों की ही मदद करता है। एक काम करते हैं, कल थोड़े से चावल धूप में सूखने के लिए रखेंगे और अपनी पुत्री चित्रलेखा को फटे पुराने वस्त्र पहनाकर उनकी देखभाल के लिए बिठा देंगे। हो सकता है वो कौवा आए और चावल खाने लगे। अगले दिन चित्रलेखा फटे पुराने वस्त्र पहनकर अपने घर के आंगन में बैठ गई और चावल धूप में सुखाने के लिए रख दिए। कुछ ही देर बाद वही कौवा उड़ता हुआ आंगन में आया और चावलों को खाने लगा। चित्रलेखा चुपचाप बैठी रही और कौवे को खाते हुए देखती रही। कौवा थोड़े से चावल खाकर उड़ने ही वाला था कि तभी चित्रलेखा ने बदतमीजी से उसे आवाज लगाई। अरे ओ कौवे, तूने मेरे चावल खा लिए ना? तू जानता है हम कितने गरीब हैं? मुझे मेरे चावल की कीमत चाहिए। ठीक है। कनिष्क जंगल में लाल वृक्ष के पास आ जाना। मैंने जितने चावल खाए हैं उनकी कीमत वहाँ से ले लेना। इतना कहकर कौवा उड़ गया। चित्रलेखा खुशी से उछल पड़ी और दौड़कर अपनी माँ के पास गई। सारी बात सुनकर कौशल्या भी खुश हो गई।
अरे वाह, योजना तो काम कर गई। आज रात ही तो कनिष्क जंगल की ओर चली जाना। रात के समय चित्रलेखा कौवे के बताए अनुसार कनिष्क जंगल में पहुंच गई और लाल वृक्ष के पास खड़ी हो गई। अगले ही पल कौवा उड़ता हुआ वहां आ बैठा। क्या तुम्हें वृक्ष पर चढ़ना आता है? हाँ हाँ, आता है। चलो ऊपर आ जाओ। चित्रलेखा तुरंत वृक्ष पर चढ़ गई। कौवा झोपड़ी के अंदर चला गया। जैसे ही चित्रलेखा झोपड़ी के अंदर गई, अगले ही पल उसने स्वयं को एक भव्य महल में खड़ा पाया। चित्रलेखा की आंखें फाड़ फाड़ कर महल को देखने लगी। आओ, मैं तुम्हें अपना महल दिखाता हूँ। मैं तुम्हारे महल देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे मेरे चावलों की कीमत चाहिए। तुम मेरे महल में पहली बार आई हो, कुछ जलपान नहीं करोगी? मैंने तुम्हारे लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन तैयार कर रखा है। आओ। चित्रलेखा क्रोधित हो गई। बकवास मत करो, मुझे भोजन में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं भोजन करके आई हूँ, मेरा पेट भरा हुआ है। जल्दी से मेरे चावलों की कीमत दो। जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर कौवा चित्रलेखा को एक खास कक्ष की ओर ले गया। चित्रलेखा ने देखा कि उस कक्ष में 3 बक्से रखे हुए थे। एक बड़ा सा सोने का बक्सा था, दूसरा उससे थोड़ा छोटा चांदी का बक्सा और तीसरा सबसे छोटा तांबे का बक्सा। बिना एक पल सोचे चित्रलेखा ने बड़े से सोने से बक्से को उठा लिया। तुमने मेरे बहुत सारे चावल खाए थे, यही मेरे चावलों की कीमत है। जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है। चित्रलेखा ने तुरंत सोने के बक्से को अपने सिर पर रखा और महल से बाहर निकल आई। वो वृक्ष से नीचे उतरी, दौड़ती हुई अपने घर की ओर भाग गई। सोने का बक्सा देखकर कौशल्या और उसका पति सुखदेव खुशी से भर गए। अरे वाह बेटी, तूने तो कमाल कर दिया। अब हम भी गौरी की तरह धनवान बन जाएंगे। इतना कहकर जैसे ही कौशल्या ने बक्सा खोला, अगले ही पल उस बक्से में से एक काला सांप निकल आया। सांप ने सुखदेव को डस लिया और रंगी बिरंगी चमक के साथ बक्सा और सांप गायब हो गए। सुखदेव का चेहरा नीला पड़ने लगा और कुछ ही पल में वो छटपटाते हुए गिर पड़ा। ये दृश्य देखकर कौशल्या फूट फूट कर रोने लगी। चित्रलेखा ने भी अपने पिता के पास जाकर रोने लगी। अरे ये तू क्या लेकर आई है? अरे इस बक्से में तो सर्प निकला जिसने तेरे पिता को मार डाला। अब मैं क्या करूंगी? मैं तो विधवा हो गई हूँ। कौशल्या की तेज चीखें और गौरी के कानों तक पहुंच गई। दोनों माँ बेटी दौड़ती हुई कौशल्या के घर पहुंची। कौशल्या, तुम्हारे पति को क्या हुआ? कौशल्या ने रोते हुए सारी घटना गौरी को बता दी। आप दोनों चिंता मत कीजिए, मैं उस कौवे के पास जाऊंगी और उससे पूछूंगी कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी तेज हवा चली। अचानक एक झटके के साथ ही वही कौवा वहां प्रकट हो गया। कुछ ही क्षणों में वो कौवा रंगी बिरंगी रोशनी में बदलकर एक सुंदर युवक में परिवर्तित हो गया। आप कौन हो? मैं पक्षीराज हूँ, पक्षियों का राजा। मैं अक्सर मनुष्यों की परीक्षा लेता हूँ और योग्य लोगों की सहायता करता हूँ। पक्षीराज ने राधा की ओर देखा। मैंने जानबूझकर तुम्हारे चावल खाए थे, वो तुम्हारी परीक्षा थी। तुम चाहती तो सोने या चांदी का बक्सा चुन सकती थी, लेकिन तुमने बिना किसी लालच के तांबे का बक्सा चुना, जबकि तुम्हें ये नहीं पता था कि उसके अंदर क्या है। इसीलिए तुम्हें धन प्राप्त हुआ। पक्षीराज अब क्रोधित होकर चित्रलेखा की ओर मुड़ा। और तुम, इसके चावल भी हमने जानबूझकर खाए थे। हम जानते थे कि ये और इसकी मां जानबूझकर ये सब कर रही थी। महल में आकर इसने हमसे बदतमीजी की और अपने चावलों की कीमत बहुत ज्यादा मांगी। इसका मन लालच से भरा हुआ था। लालच का परिणाम हमेशा विनाश होता है, विनाश। इसने जो सोने का बक्सा चुना उसके अंदर मृत्यु थी। अगर ये तांबे का बक्सा चुनती
तो ये भी धनवान बन सकती थी। हमें माफ कर दो पक्षीराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। राधा की आंखों में आंसू भर आए। कृपया इन्हें क्षमा कर दीजिए पक्षीराज। पक्षीराज ने गहरी नजर से गौरी और राधा को देखा। एक कीमत पर इन्हें क्षमा किया जा सकता है और सुखदेव को जीवित किया जा सकता है। बताइए कैसी कीमत? तुम दोनों फिर से गरीब हो जाओगी। गौरी बिना एक पल सोचे आगे बढ़ी। अगर हमारे धन से किसी के पति और पिता की जान बच सकती है तो हमें ऐसा धन नहीं चाहिए। हाँ पक्षीराज, हम किसी को रोते हुए नहीं देख सकते। पक्षीराज मुस्कुरा उठा। ये भी तुम्हारी परीक्षा थी और इसमें तुम सफल रही। इतना कहकर पक्षीराज की आंखों से रंगी बिरंगी किरणें निकली। अगले ही पल सुखदेव की सांसें चलने लगी और वह जीवित हो गया। पक्षीराज ने कौशल्या, सुखदेव और चित्रलेखा की ओर देखा। अपने मन से लालच को निकाल दो, लालच का अंजाम हमेशा भयानक होता है। फिर वो गौरी और राधा की ओर मुड़ा। तुम दोनों अब अपने घर जा सकती हो। जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े, लाल वृक्ष पर मेरे महल में आ जाना। तुम्हारे लिए मेरे द्वार हमेशा खुले रहेंगे। इतना कहकर पक्षीराज रंगी बिरंगी रोशनी में विलीन हो गया। गौरी और राधा चुपचाप वहां से अपने घर लौट गई।